हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हो। और सॉल्यूशन में हमने पहले पढ़ाया था एक टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो शुरू किया अभी हमने कि वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, इन सब बातों को ध्यान रखना है। फिर जहाँ जहाँ टर्म आएगा उसे बताते भी जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। इसके बाद जो राउल्ट्स लॉ है उसको कैसे डिफाइन करना और कैसे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको देखेंगे। जो जेईई नीट के जो लड़के फाउंडेशन में हैं उन लोगों के ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसको कंटिन्यूअस देखते रहें। 7:30 PM के आसपास हमारा वीडियो जनरली जाता है और आप लोग फिर वो एकेडमी पे हैं, अपना चैनल देखते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वही हमारा है, चैप्टर है मेरे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आज हमको पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो 11th में पढ़े हो। होता है ना कि कहते हैं कि 11th में भाई कहाँ पढ़े, सब खत्म हो गया, रात में एक बात हुई। तो इसलिए 11th के भी कुछ चीजों को बताना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना हम वेपर प्रेशर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी क्लियर करना चाहिए, एनसीईआरटी में ऐसा करता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखिए अगर कोई दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगे, अगर कोई दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगे वेसल में, तो वहां पे क्या होता है कि दोनों का अपना अलग अलग प्रेशर होता है, ठीक है। और जो अलग अलग प्रेशर होता है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर। अरे पार्शियल मतलब क्या होता है, पार्शियल मतलब कि ए और बी दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो ए का जो प्रेशर होगा वह ए का पार्शियल प्रेशर, बी जो होगा उसका अलग प्रेशर होगा और बी का पार्शियल प्रेशर होगा। दोनों का सम कर दो तो क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर। इसी बात को ध्यान समझना है। देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ध्यान रखना, टू नॉन reacting gases are placed in a vessel, तो क्या होगा, मान लो बात मान लेते हैं। तो कहते हैं लेट A and B are two non-reacting gases। A और B कोई दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। A और B कोई दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, बात समझो। A भी एक गैस है, B भी एक गैस है, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। चलो तो सवाल क्या है इसमें, देखो तो A का जो प्रेशर होगा, तो प्रेशर ऑफ ए जो होगा इसको कहेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। इसको हमने मान लिया, ये हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड। देखो ए और बी दो है, मान लो भाई मेरे यहाँ पे वेसल है, हमने कोई चीज लिया, यहाँ लिया ए है, यहाँ लिया बी है, फिर लिया ए है, फिर लिया बी है। भाई ए का भी प्रेशर होगा, बी का भी प्रेशर जा रहा है, ए का भी प्रेशर, बी का भी प्रेशर, सबका प्रेशर। जिसका भी हम प्रेशर की बात करें तो ए का अलग होगा, बी का अलग होगा। तो ए बी सॉल्यूशन में ए का जो अकेला प्रेशर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर होगा, वो इसका प्रेशर होगा और इसका अलग अपना प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये हो गया, ये बात समझाना चाह रहे हैं। अब देखो, आप इसी प्रकार क्या निकालोगे, प्रेशर ऑफ बी, ये भी क्या है हमारे पास,
पार्शियल प्रेशर ऑफ दी, उसको हम क्या कहेंगे, मान लो पार्शियल प्रेशर ए का पीए था और बी का पीबी था। तो अब क्या होगा, अब निकालना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इसको रिप्रेजेंट कर दो पीटी, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, यही है समझना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब इसने क्या कहा कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस थे ए और बी, और दोनों को रखा गया तो प्रेशर जो ए का प्रेशर होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ हर कंपोनेंट मान लो 4 हो गया, 3 हो गया, तो एक अलग प्रेशर होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का अलग प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी का अलग प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, टोटल प्रेशर भाई पार्शियल प्रेशर तीनों को जोड़ देंगे भाई तो उस पूरे पूरे जो कंटेनर है उसका टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन। ठीक है, इधर P2 इक्वल टू P प्लस बी, दिस इज द डायग्राम सॉल्व, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट नोटिंग मैन, नोट कर लो। चलो नोट कर लिया होगा। अब देखो पॉजिटिव नोट कर सकते हो। अब हमें समझना है जो सॉल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ग्राफ्स भी हम पढ़ाएंगे, यदि ग्राफ्स नहीं समझोगे तो यहाँ सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स दोनों में दिक्कतें बढ़ेंगी, इधर ग्राफ्स का नॉलेज होना भी जरूरी होता है। ठीक है, जब समय आएगा उसको भी हम बताते चलेंगे। तो अब देखो अभी हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर, यही मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम देखेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं वेपर का, ठीक है, और तब बात करेंगे वेपर प्रेशर का। एक बात ध्यान रखो, 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम में भी तुम लोग पढ़े होंगे कि इक्विलिब्रियम में कोई चीज तभी होता है लिक्विड और गैस के बीच जब वो किसी क्लोज्ड वेसल में होता है। अभी हम बात पहले करेंगे ओपन वेसल का, होता क्या है वैसे समझो, पहले समझेंगे। देखो वेपर, अब मान लो कि कोई भी बर्तन है, इसमें चलो यहां तक मैंने बाउंड्री कर दिया, ठीक है, वाटर सरफेस है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स, चलो देखो, तो अब यहां पर हमने इसको क्या किया है, हीट करना है। देखो क्या बातों से ये जो मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं लेयर में है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लेयर्स में मॉलिक्यूल्स। अब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, देखो जब सबसे ऊपर सरफेस अपर सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली क्या होता है, कम होता है। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो जल्दी इवापोरेट कर जाएंगे। कारण क्या, देखो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा दूसरे को क्या करेगा, कस के पकड़े रहेगा, तो उसका इवापोरेट होना मतलब उसका मॉलिक्यूल्स का उड़ना, टेम्परेचर बढ़ने, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और जिसका कम पकड़ रहेगा वो जल्दी इवापोरेट करेगा। मतलब ये हुआ कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं ऊपर में अपर लेयर में, वो वाले पहले इवापोरेट कर देंगे, उसके बाद सेकंड वाले आएंगे, फिर सरफेस पे आएंगे वो करेंगे, थर्ड वाले आएंगे फिर वो करेंगे। इवापोरेट करने की जो टेंडेंसी है ये किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर कम होगा, सबसे अपर सरफेस पे, ऊपर वाले पे। जहां इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहां जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वहां क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। देखो अपर सरफेस, ऑन अपर सरफेस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ध्यान से देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स is less, so इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इवापोरेट करने की। सो टेंडेंसी टू इवापोरेट
इज मतलब इसकी टेंडेंसी इवापोरेट करने की जो चाहत है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका, फिर उसका जो इवापोरेट करेगा फिर सेकंड ईयर आ जाएगा, सेकंड ईयर आएगा फिर इवापोरेट करेगा, ये होता रहेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेपर बन रहा है तो इवापोरेट करता जाएगा, ठीक है। यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही, हम अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मान लो हम उसको F मानते हैं, क्या, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, टेंडेंसी टू इवापोरेट, टेंडेंसी टू इवापोरेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हीट होने पर, टेंपरेचर बढ़ने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। यानी फोर्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक बात और समझ लो कि फोर्स अगर बढ़ रहा है, फोर्स अगर लेस हो रहा है तो यहां पर एक मैटर आएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात को समझो, अगर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो टेंपरेचर पर क्या होगा, जल्दी होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करने लगेंगे। और क्या होगा, पहले क्या होगा, बॉइलिंग शुरू होगा तो क्या होगा, मोशन हो जाएगा। मोशन क्या होगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा इवापोरेट करने की टेंडेंसी होगी। तो सरफेस मॉलिक्यूल सबसे पहले इवापोरेट करेगा, उसका सेकंड फिर थर्ड डे आएगा और पता चल जाएगा। नेक्स्ट अब देखो, यानी इवापोरेशन की टेंडेंसी का कंडीशन ही होता है। और जो वेपर उड़ते हैं वो उड़ गया, मान लो जब गया तो बाहर चला गया, यानी कि वेपर रुके नहीं, वेपर क्या हो गए, वेपर्स एस्केप्ड, यानी वेपर्स बाहर चले गए। तो यहां पर वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। सो वेपर प्रेशर जो कैसा कंटेनर बताओ, ओपन कंटेनर, लिख भी सकते हो पर में, इन ओपन कंटेनर, तो ओपन कंटेनर में कर रहे थे तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, डज नॉट क्रिएट, वेपर प्रेशर यहां पे क्रिएट नहीं होगा। जो वेपर बने उसको रुकने की कोई जगह नहीं थी, वह एटमॉस्फेयर में चले गए, एयर में चले गए, वो क्या हो गया, चला गया, वह एस्केप आउट हो गया, ठीक है। यानी वेपर यहां रुके नहीं, तो वेपर प्रेशर क्रिएट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे याद रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच जितने ही कम होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर बढ़ने पर उतनी ही ज्यादा होगी, तो उसका इवापोरेट करने की टेंडेंसी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके इवापोरेट करने की टेंडेंसी कम है कंपैरेटिवली ऊपर वाले के, यानी जितना ये लेयर करेगा उससे कम टेंडेंसी इसकी होगी, उससे भी कम टेंडेंसी इसकी होगी। ये इवापोरेट कर जाएगा फिर यहाँ आएगा, ये भी इवापोरेट करेगा फिर यहाँ आएगा, इस तरह से इवापोरेशन होता रहेगा। लेकिन इवापोरेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वाटर सरफेस पे, मैक्सिमम जगह पे। और वाटर सरफेस पे क्या होता है, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी बढ़ने के बाद वहां के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होता है, वो इवापोरेट होने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, नेक्स्ट। चलो हाँ, वेपर प्रेशर की बात हम लोग करते हैं, ये अपना कंटेनर की बात है, हम बात करेंगे क्लोज कंटेनर। देखो बात पहले जानते हो नहीं जानते, बता दी चीज तो है, बताइए कंडेंसेशन क्या होता है, बताओ, पता है कि नहीं, मालूम नहीं, बचपन में पढ़े हुए। इवापोरेशन तो समझते हो, कंडेंसेशन जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है इवापोरेशन है, और जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए तो इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, जाना है। अब बात करते हैं केस 2, इन क्लोज कंटेनर।
इन क्लोज्ड कंटेनर। ध्यान रखो, अब यहाँ ये कंटेनर भाई क्लोज हो गया, वाटर सरफेस की जगह बनी हुई है। अब क्या होगा, जांच लो। फिर वही बात है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है, यहाँ भी तुम नीचे से क्या कर रहे हो, बताओ, इसको हिट कर रहा हूं। अब यहाँ भी वेपर जा रहा है, देखो यहाँ भी वेपर निकल रहा है, ऐसा नहीं निकल रहा, निकल रहा है, यहाँ भी वेपर निकल रहा है, ये वेपर है, ये जो निकल रहा है क्या, वेपर है। अब हुआ क्या कि ठीक है वेपर हुआ तो ठीक है, वही कहानी है कि सरफेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो। देखो काइनेटिक एनर्जी देखने का तरीका क्या है, देखो काइनेटिक ई के मतलब क्या समझोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कब, ऑन हीटिंग। तो टेंडेंसी टू इवेपोरेट भी इसका होगा, तो सरफेस मॉलिक्यूल is easily evaporated। ठीक है, ये भी evaporate कर दिया। हुआ क्या है, देखो अब ऊपर से क्लोज है तो वेपर भी बन रहा है और कंडेंस होकर फिर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। तब यहाँ हुआ क्या कि वेपर जितना बनेगा, अब मान लो देखो, अब वेपर ध्यान से देखो, वेपर है, यहाँ मान लो तुम्हारा लिक्विड है, ऐसा करो उल्टा कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ हमने कर दिया लिक्विड, यहाँ लिख दो तुम वेपर, ध्यान से भाई लिक्विड से वेपर तो जा ही रहा है, लिक्विड से वेपर तो जा रहा है और वेपर से लिक्विड भी आ रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लिक्विड जितना वेपर बना, वेपर उतना ही लिक्विड बन जाएगा, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में ध्यान रहे, ये ओपन कंटेनर में कभी पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा, जब लिक्विड और वेपर सेम टू सेम बन रहा है, इसको हम क्या कहें, किस स्थिति में दोनों इक्वल हो जाएगा, इसको कहते हैं एट इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन, इक्विलिब्रियम की अवस्था, मतलब कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जितना लिक्विड वेपर बन रहा है उतना ही वेपर लिक्विड भी बन रहा है। जो कंडीशन होता है जिस समय ऐसा कंडीशन अचीव करता है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों इक्वल जाए, जितना लिक्विड वेपर बना उतना ही वेपर फिर लिक्विड बन गया, रिवर्सल साइन है। अब देखो ये बात समझे कि नहीं समझे, तो वेपर प्रेशर है क्या, मतलब हो गया, इसको पहले देखो, पहले इसको समझो, क्या हमने कहा समझो, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ा, वेपर बना, ठीक, वेपर जाएगा हीट हो रहा है, वेपर बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो बंद, ये क्लोज वेसल है, तो क्लोज वेसल में क्या होगा कि जो इवेपोरेट हो गया वेपर बन रहा है वो क्या होगा, कंडेंस होकर फिर लिक्विड में भी कन्वर्ट कर रहा है। ये दोनों एक टाइम पर क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितना लिक्विड वेपर उतना वेपर लिक्विड, और सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, जब तक क्लोज कंटेनर नहीं होगा वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, नोट करो। अब देखो, द प्रेशर ऑफ, किसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर, कहां पर बात कर रहे हो, एबव लिक्विड सरफेस, एबव लिक्विड सरफेस इज वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड सरफेस इज वेपर प्रेशर। इसको समझना जरूरी है कि प्रेशर ऑफ वेपर, वेपर का जो प्रेशर है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। पूरे पॉइंट को ढंग से नोट करो, और पॉज करके भी नोट कर सकते हो, बताना। देखो
चलो अब देखो, अगर कहीं क्रिटिकल मैटर हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हो जहां तक होगा एज फार एज पॉसिबल हम तो सॉल्व ही होता है, या हो सकता है उसके बाद अलग वीडियो डाल दें, कमेंट डाल सकते हो। अब देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तुम पूछोगे तो बाई मैसेज पूछोगे, जो होगा उसका जवाब हम दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर है मीडिया वाला पे रहते हो, उसमें पढ़ते हो, तो हमारे डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन है। वो तो हम जितना बोल, हम जैसे बोलो तुम भी बोलो, हम तो दिक्कत हुई अभी कुछ लोगे, हाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि बाद में हम डाउट सेशन लगाएंगे तुम मैसेज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा है जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो वैसे उसमें पढ़ते हो, मेरे अपने ही सुविधा है। अब देखो ये 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, लेकिन तुम लोग को शायद पता हो ना हो। एक चीज देखो, एक चीज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, अभी इतना ही बता सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जनरली इसको माना जाता है ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की बात करें, मिथेनॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, किसी भी कंपाउंड की बात करें तो उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो उसके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इवापोरेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी। क्यों बात समझ में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इवापोरेट करने की टेंडेंसी उसकी क्या होगी, कम होगी। जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, वीक होगा, इसलिए वहां पर उसको इवापोरेट करने की टेंडेंसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझना है? कंडीशन समझो, क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाइड, इस सब पॉइंट को दिमाग में लेकर चलोगे। जो जेईई की तैयारी कर रहे हो, बार लैंग्वेज में लिखना संभव नहीं है, लेकिन तुम पॉइंट बाय पॉइंट, कांसेप्ट बाय कांसेप्ट का लिख के चलो, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हमने कैसे लिखना है, तरीका क्या, अभी बात लैंग्वेज में लिखेंगे तुमको बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा, बहुत स्ट्रांग है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जिसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है उसका इवेपोरेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इवेपोरेशन ज्यादा है, पकड़े हुए कस के, तो टेंपरेचर हीट करने पर जल्दी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी नहीं होगा, इवेपोरेट करेगा, हम नहीं कह रहे नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर करेगा, बहुत कम टेंपरेचर नहीं करेगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने पर हो सकता है, टेंडेंसी उसकी नहीं है, इसलिए नो टेंडेंसी, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेशन। ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो तुमको दिक्कत कम होगा, कंसेप्ट रहेगा तुम्हारे पास। क्या कंडीशन अप्लाई किए हो, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका स्ट्रांग है, मॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो उसके अंदर टेंडेंसी इवेपोरेट करने की क्या होगी, नो भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या सकते हैं, यहाँ तुम लोग देखो नो कह दिए हैं, लेकिन यहाँ मान लो यहाँ लेस भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड होना उसके इवेपोरेशन के टेंडेंसी को कम करने के बाद होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड का कम होना मतलब इवेपोरेशन की टेंडेंसी उसकी कम होगी, इवेपोरेट होना कम चाहेगा या नहीं चाहेगा, ठीक है। बात को समझो,
चलो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, नॉट टेंडेंसी टू इवेपोरेट, मतलब क्या होगा ये भी समझना पड़ेगा। कितना का वेपर प्रेशर क्या होगा इसको बताओ, तुम सोचो बताओ। तुम लोग सोचो, कुछ सोचो यार। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा है, मॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है, टेंडेंसी इवेपोरेट करने की नहीं होगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? इवेपोरेशन की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। इवेपोरेशन की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बात समझे कि नहीं समझे? समझो, यही तो मेन पॉइंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट। जब इवेपोरेट करने की टेंडेंसी नहीं है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर तभी होगा जब उसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी होगी, वेपर बनाएगा तब तो वेपर प्रेशर होगा। तो सवाल है, जब टेंडेंसी उसकी इवेपोरेट करने की नहीं है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ये भी एक कंडीशन मिला, ये भी एक कंडीशन मिला, ये भी एक कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग, मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, कैन वेपर प्रेशर। अब देखो एग्जांपल लो, हमने लिया मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, हमने जानते हो तुम लोग इसको मिथाइल अल्कोहल भी कर सकते हो या इसको मिथेनॉल भी कर सकते हो। चलो अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा इस पर चर्चा होगी। और देख लेते हैं ग्रीन्स लॉ। इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन कंपेयर करना है। तुम भी कुछ पढ़े होगे ना, तो ध्यान दो तो वो बताएंगे। थोड़ा 2 मिनट, 1 मिनट से सोचो क्या होगा। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? इसका हो जाएगा कम, इसका हाइड्रोजन कितना हो गया? चलो चलो अब तुम बताओ कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? बोलो। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा बताओ? जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा था वेपर प्रेशर कम था, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, वेपर प्रेशर को देखो रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी नॉट। वेपर प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का निकालो, ध्यान दो, किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकाल दो तो उसको हम कहते हैं पी नॉट। क्या करते हैं इसको लोग? पी नॉट। तो पी नॉट, चलो तो पी नॉट ऑफ CH3OH ये क्या होगा? वेपर प्रेशर का क्या होगा? ज्यादा होगा, इज ग्रेटर टू पी नॉट ऑफ CH2OH, CH2OH, CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है मालूम है? ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये है मिथेनॉल। यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे क्यों हो गया? क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम था, वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। इसका हाइड्रोजन ज्यादा था, वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। नोट करो। देखो इस आधार पे क्या होगा, इस ग्राउंड पे क्या बात होगी, इसे भी समझो। हमने इस सब्सटेंस को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक कर दिया वोलेटाइल, एक कर दिया नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जिसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी ज्यादा है और नॉन वोलेटाइल जिसकी इवेपोरेशन करने की टेंडेंसी नहीं है। नहीं है, इवेपोरेट करना नहीं चाहता है, मानोगे तभी नहीं करना चाहेगा, उसको कहेंगे नॉन वोलेटाइल। देखो
ऑन दिस ग्राउंड, ऑन दिस अबव ग्राउंड्स, जो ग्राउंड हमने डिस्कस किया है, जो ग्राउंड हमने डिस्कस किया ऑन दिस अबव ग्राउंड, ठीक है, सबस्टेंस is categorized, इसको हम कैटेगराइज करते हैं into two parts। देखो सबस्टेंस एक हो गया मेरे पास वोलेटाइल, दूसरा हो गया नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल में कौन कौन आ सकता है बता दो, समझ लो। जैसे पेट्रोल, अरे गाड़ी के टंकी में जाते हो तेल लेते हो तुरंत क्या करते हो, पेट्रोल क्या करते हो, बंद कर देते हो टंकी को तुरंत, क्यों? ऐसा आराम से पेट्रोल लो, खुला छोड़ दो टंकी को, क्या दिक्कत है? मिलता है पेट्रोल गिरा तब तक बंद कर दिया, क्यों भाई? क्यों टंकी बंद कर दिया? छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए बंद कर दिया कि पेट्रोल वोलेटाइल है, वो क्या होगा, तुरंत इवापोरेट कर जाएगा, उड़ जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। इसलिए पेट्रोल को क्या करते हैं हम लोग, जैसे भी ऐसे ही टंकी को तुरंत बंद करते हैं। चाहते हो बाइक पे तेल लेते हो, नहीं लेते हो पेट्रोल पंप पे, क्या करते हो, जल्दी से खोलते हो, जल्दी से बंद कर देते हो, लिए नहीं मार दिए, क्यों? क्योंकि इवापोरेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इससे वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा। तो ये हो गया टेंडेंसी टू इवापोरेट, यानी कि टेंडेंसी टू इवापोरेट, ये हो गया टेंडेंसी टू इवापोरेशन। ऐसे सब्सटेंस का इवेपोरेशन की टेंडेंसी होती है और इसका नो टेंडेंसी, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट। नोट करो, बताओ, समझ लो मतलब क्या हुआ, समझो। एक रिजल्ट आया, रिजल्ट रिजल्ट समझो। जैसे तुम कहे कि अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, इवापोरेशन की टेंडेंसी, तो टेंडेंसी टू इवापोरेशन क्या होगा, बोलो? फोर्स ज्यादा है तो टेंडेंसी इवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, जब तक टेंडेंसी टू इवापोरेशन नहीं होगा तब तक फोर्स वेपर प्रेशर भी नहीं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को हटाने जा रहा है, बोलो? मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा तो इवापोरेशन की टेंडेंसी घट गई, तो वेपर प्रेशर भी घट गया। तो बताओ इसमें और इसमें वेपर प्रेशर में और मॉलिक्यूलर फोर्स में कैसा लग रहा है, उल्टा। तो तुम क्या कह सकते हो, देखो F वेरिएंस, F फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कह रहे हो, F, A वेरिएंस क्या कहो, ऐसा कहो, वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर वेरिएंस 1 बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। वेपर प्रेशर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ आया कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। मतलब चलो समझ आया। अब एक पॉइंट और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कल बताएंगे आगे तुमको गॉड्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल्स सब करेंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात समझना, ग्राफ ग्राफ बताएंगे बाद में, क्लासिकल है ग्राफ का, तो एक बात समझो। लीनियर ग्राफ कैसा होता है बताओ, ये होता है, इस ग्राफ को क्या कहते हो, लीनियर ग्राफ। मतलब क्या,
फिजिक्स में बचपन में पढ़े होगे यूनिफॉर्म मोशन, कैसे पढ़ते क्या मतलब समझते हो? अरे यहाँ नीचे लिया टाइम, यहाँ तुमने ले लिया मान लो डिस्टेंस, ठीक, टाइम क्या था 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, डिस्टेंस पे जाओ क्या लोगे बोलो, मान लो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, क्या? अब हमने एक ग्राफ बनाया है, मतलब 1 सेकंड में गया 2 मीटर, मिला दो, 4 सेकंड में गया ये 2 मीटर, 6 सेकंड में गया यहाँ 1 मीटर, ये बनाते हो ना, मतलब कि 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है किसका ग्राफ बोलो, स्लोप v, स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। चलो तुम एक पॉइंट इसका निकालो, v1 इक्वल टू क्या कहोगे, s1 बाय t1। चलो s का वैल्यू s बाय t होता है, s1 कितना है बोलो 2 बाय 1 क्या आ गया 2, v2 s2 बाय t2 क्या बोलो, s2 कितना आ रहा है 4 बाय क्या आ रहा है 2, कैंसिल, ये v2, v3 क्या कहते हो s3 बाय t3 क्या होगा 6 और 3, तो 6 बाय 3 कैंसिल, कितना है 2, यानी कि सभी जगह मेरा 2 मीटर पर सेकंड ही स्पीड आना है। इसका मतलब एक ग्राफ क्या है यार, यूनिफॉर्म है, लिनियर है, पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर, लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये भी कहानी, ये भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है, मतलब कि 1 सेकंड में 2 मीटर तो 2 सेकंड में 20 मीटर भी हो सकता है, 3 सेकंड में 40 मीटर भी हो सकता है, ये सीक्वेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस बनने का नहीं है, 1 में 2 या 2 में 4 ही जाएगा और 3 में 6 ही जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 2 का होगा या 3 का होगा, ये सीक्वेंस नहीं है, बिना सीक्वेंस का 1 में 2, 2 में वाला 5 चला गया, 3 वाला 15 चला गया, ये तो सीक्वेंस नहीं मिला, लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, वो ग्राफ कैसा होगा ऐसा, आप समझे? देखो इसी ग्राउंड पे हमारी ग्राफ था, अब यहां भी ऐसा ही घटना हुआ, समझो, देखो हम ग्राफ ले रहे हैं, P नॉट किसको कहते हैं, वेपर प्रेशर, पता है तुमको, इसको क्या कहते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा, चलो यहां नोट T टेम्परेचर वेपर प्रेशर, ये ग्राफ कुछ यूं होगा, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन नहीं है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो 2 एटमॉस्फेरिक बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 4 डिग्री बढ़ गया, 3 डिग्री बढ़ाया तो 6, ऐसा नहीं हो रहा है, 1 डिग्री में 2 एटमॉस्फेरिक गया तो 2 डिग्री हो सकता है 5 एटमॉस्फेयर चला जाए, हो सकता है 3 डिग्री में हो सकता है 7 एटमॉस्फेयर चला जाए, यानी बढ़ तो रहा है बट यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, एक सर्टेन सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई सर्टेन सीक्वेंस नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, यानी ग्राफ नहीं होगा, ये इस तरह का ग्राफ होगा, मतलब कि टेम्परेचर तो बढ़ा प्रेशर ही बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, लिनियरली नहीं करेगा, नॉट लीनियर, इसलिए इसका लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर वो एकेडमी को देखते रहो, मजा आएगा पढ़ने में, आगे नोट्स पढ़ाएंगे, तो प्रॉब्लम्स कराएंगे और प्रॉब्लम्स से खेलना सिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच।